नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक CO2 और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। CO2 और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। CO2 और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ाई करते हैं। CO2 का रोल क्या है ग्लोबल वार्मिंग में, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो किस तरह से जिम्मेदार हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे हैं, क्यों ज़रूरी है, हमने इस टॉपिक को क्यों उठाया है, ग्रीन हाउस गैसेस को पढ़ने के लिए ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक को क्यों उठाया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये टॉपिक से क्वेश्चन 65th 65वीं बीपीएससी में 65th बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया। 68th बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया। CDPO जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एग्ज़ाम लेती है बीपीएससी, 2022 में इससे क्वेश्चन पूछा गया। और लगातार सभी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो एग्जामिनेशन जो ले रही है वो ये लगातार पूछ देती है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है। और हम इस बात से लगातार कंफ्यूज करते रहते हैं कि इसका कंफ्यूज करने का एक कारण है कि हमारे सामने एक तो ग्रीन हाउस गैसेस आ जाता है, कभी हमारे सामने एसिड रेन वाला आ जाता है कि कौन जिम्मेदार है एसिड रेन के लिए, कौन जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस के लिए। फिर हमारे सामने एक ओजोन आ जाता है। फिर हमारे सामने जो है कि बायो गैस आ जाता है। फिर हमारे सामने गोबर गैस आ जाता है। और फिर हमारे सामने कंफ्यूजन के तौर पे ये मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो हमने इस टॉपिक को इसलिए उठाया है ताकि आज से लेकर के जो 3-4 वीडियो आएंगे बीपीएससी को स्पेशली लेकर के, उनमें आपको ये ग्रीन हाउस गैसेस, एसिड रेन, ओजोन, बायोगैस, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसे हम N2O कहते हैं, ये सब क्या है और इस सब के बीच का अंतर क्या है, इसे क्लियर कर दिया जाएगा। तो कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बने रहें और इसे देखने का प्रयास करें। आपका कॉन्सेप्ट 4 वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। इतना इंट्रोडक्शन था कि क्यों हमने इस टॉपिक को उठाया और क्यों आपको ये देखना चाहिए। तो हम जितना भी चीज़ पढ़ते हैं, जितना भी गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, हमें ये चीज़ को जान लेना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस जिम्मेदार है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, धरती का गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग मतलब धरती का गर्म होना। गर्म होने का मतलब धरती का गर्म होना। गर्म होने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना। धरती का गर्म होना या टेम्परेचर इंक्रीज करना। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एक समय में, अगर एंशिएंट टाइम में जाएं, हम अगर पीछे के दौर में जाएं, अगर एंशिएंट टाइम में जाएं, एंशिएंट टाइम में अगर हम जाएं तो हम जानते हैं कि कोल्ड एरा था। कोल्ड एरा था मतलब धरती बहुत ठंडी थी। धरती ठंडी थी। धरती बहुत ठंडी थी और
शीत युग उसको बोला जाता है, शीत युग था। शीत युग था जिसके कारण धरती के ठंडी होने के कारण एग्रीकल्चर संभव नहीं था। एग्रीकल्चर संभव नहीं था तो क्रॉप का प्रोडक्शन संभव नहीं था, अनाज नहीं उपज पाता था, खेती नहीं हो पाता था। लोग जानवरों को मार के खाते थे, कच्चा खाते थे, क्योंकि स्कोप नहीं था एग्रीकल्चर का और हमारे सामने ऑप्शन नहीं था बहुत ज़्यादा कि हम क्या खा सकें, जितना आज के डेट में है। तो जब धरती का जब से निर्माण हुआ तो धरती का टेम्परेचर ऐसा नहीं था जैसा आज है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर ऐसा नहीं था जैसा आज है। कोल्ड एरा था, ठंडा रहता था, शीत युग था। तो टेम्परेचर कोल्ड होने के कारण एग्रीकल्चर संभव नहीं था। हम ये चीज़ को जानते हैं कि जैसे किसी भी खेती के लिए, जैसे धान का खेती है, तो धान के खेती के लिए टेम्परेचर हम जानते हैं कि जनरली 26 से 30 डिग्री, मतलब गर्म मौसम में धान उपजता है। टेम्परेचर 24 से 35, 40 इस तरह का रहेगा तो धान का खेती बहुत अच्छा होगा। और कोल्ड एरा होने के कारण एग्रीकल्चर का स्कोप कम था, क्रॉप प्रोडक्शन कम था, हम खाते कम थे। तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है उस समय से कि हमें ग्लोबल वार्मिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमको लगता है, जिसे हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग खराब चीज़ है, धरती का गर्म होना खराब चीज़ है। नहीं, हमारे एक समय में धरती बहुत ठंडी थी, जिसके चलते हमने एक चीज़ को ईजाद किया। ये इस समस्या से जब हम जूझ रहे थे कि धरती बहुत ठंडी थी, जब धरती का निर्माण हुआ उस समय कच्चे मांस को मार करके खाते थे, कच्चे मांस को खाते थे, और क्रॉप का प्रोडक्शन संभव नहीं था, एग्रीकल्चर संभव नहीं था। तो हमने एक कॉन्सेप्ट को उसके बाद से विकसित किया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहिए इसको, हरित गृह प्रभाव। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहिए, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट, हिंदी में इसको हरित गृह प्रभाव कहा जाता है, हरित गृह प्रभाव। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का जरूरत क्यों पड़ा, हमें क्यों एक हरित गृह प्रभाव को बनाने का जरूरत पड़ा, और ग्रीन हाउस गैसेस इसका नाम दिया गया। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस है क्या, पहले समझ लीजिए तो बताते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं कि एक शीशा का ग्लास होता है, एक ग्लास का घर टाइप का बना लीजिए, और इसमें पेड़ पौधों को लगाइए, इसमें पेड़ पौधों को लगा दीजिए, और यहाँ से सनलाइट आएगा, ये सन इस पे टेम्परेचर देगा अपना, और ये क्या करेगा कि सारा हीट को ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर, सारा हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, पूरा पैक्ड होता है ये ग्लास का। किस चीज़ का? ग्लास का होता है। सारा हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और इसको जितना हीट ज़रूरत होता है उतना यूटिलाइज करता है, बाकी फिर इसको एक विंडो के माध्यम से इसके टेम्परेचर हाईली ज़्यादा टेम्परेचर को निकाल दिया जाता है। और ये ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है कि इसके सराउंडिंग में, इसके चारों तरफ जितना टेम्परेचर होता है, इससे जनरली इसमें हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि ग्लास से रेडिएशन भी पार कर जाता है, हीट भी पार कर जाता है, और सनलाइट भी पार कर जाता है। तो ग्रीन हाउस जनरली ग्रीन हाउस आपका इस तरह का कोई ग्लास का हाउस है, इसमें पेड़ पौधा लगा हुआ है,
यहाँ से सूर्य महाराज अपना रेडिएशन देंगे और ये इसके सराउंडिंग में जितना टेम्परेचर होगा, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर में फ़र्क होगा। यहाँ हाई टेम्परेचर होगा अंदर, क्योंकि अंदर ये स्टोर कर लिया ग्लास से, सनलाइट भी लाइट भी ले लिया है और हीट भी ले लिया। बाहर का सराउंडिंग कम होगा टेम्परेचर, अंदर ज़्यादा होगा। ये एनर्जी को स्टोर करने के लिए, ये हीट को, सनलाइट को स्टोर करने के लिए ऐसा किया जाता है। इससे ज़्यादा यहाँ अंदर में टेम्परेचर होता है, और जब एक समय के बाद ज़्यादा हो जाता है तो इसको विंडो रहता है, इसको खोल करके फिर ज़्यादा हीट को निकाल दिया जाता है अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। और ये क्या होता है कि बड़े बड़े देशों में टेक्निकल रूप से किया जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, टेक्नोलॉजी से इसको देखा जाता है कि पौधे को कितना हीट चाहिए। तो मेनली यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव इसी को कहते हैं कि सूर्य की रोशनी को से हीट और सनलाइट को एक ग्लास में खेती इस तरह से किया जाता है कि इसको पैक कर दिया जाएगा बड़े एरिया को, और उसमें एनर्जी को स्टोर कर लिया जाएगा, और जितना बाहर का तापमान होगा उससे ज़्यादा अंदर का तापमान ये रखेगा। सनलाइट जितना ज़रूरत होगा यूज करेगा और जितना बाकी बच जाएगा उसको निकाल देगा। लेकिन ये चीज़ तो सही है कि ऐसा किया जाता है, एनर्जी को स्टोर किया जाता है, लेकिन हमें ये भी बात सोचने का ज़रूरत है कि ये किन क्षेत्रों में किया जाएगा। कोल्ड रीजन में, ये कोल्ड रीजन में किया जाएगा कि हॉट रीजन में, जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ किया जाएगा कि जहाँ गर्म प्रदेश है वहाँ किया जाएगा। तो हमारा जवाब ये ऑटोमेटिक है कि बिहार, झारखंड और यूपी जैसे राज्यों में, इंडिया में कुछ कुछ जो स्टेट को छोड़ करके मैक्सिमम जगह तो गर्मी है। तो क्या बिहार, झारखंड, यूपी हो गया या फिर साउथ इंडिया का क्षेत्र हो गया, उधर ऐसा करना संभव है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हम ऐसा करके खेती कर सकते हैं? तो हमारा जवाब है कि जी नहीं। हमारे पास इतना गर्मी है कि हम लोग ऑलरेडी चलते चलते रोड पर गर्मी में रहते हैं, थोड़ा सा धक्का लग गया तो मारा पीटी चालू हो गया। तो गर्मी का ज़रूरत हमको नहीं है, ऑलरेडी हम 50 डिग्री टेम्परेचर में चलते हैं और हमारे पास इनफ सफिशिएंट हीट है, सनलाइट है कि हम इस चीज़ को अपनाना अब ज़रूरी नहीं समझते हैं। कब ज़रूरी नहीं समझते हैं? खास करके गर्मियों के मौसम में। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है? तो जो हाई एल्टीट्यूड में लोग रहते हैं, उच्च अक्षांशीय देशों में, जहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा स्ट्रेट लाइन में लंबवत नहीं पड़ती हैं, जहाँ की ज़रूरत है उनको हीट को स्टोर करने का। इंडिया में जैसे लद्दाख का जगह, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो हमने ये कहा कि ये ज़रूरत कहाँ है ग्रीन हाउस गैसेस का? तो हाई एल्टीट्यूड वाले देशों में ये ज़रूरत है। ये उच्च अक्षांशीय देशों में हाई एल्टीट्यूड जो है उच्च अक्षांशीय देशों में ये ज़रूरत है। लो एल्टीट्यूड में इसका ज़रूरत नहीं है। लो एल्टीट्यूड में इसका ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हीट एनफ है, गर्मी है, और हम अगर इस तरह का प्रोसेस अपनाने जाएंगे तो सब जर खोर के राख हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना गर्मी मिल जाएगा फिर कि बचेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी को स्टोर करने का ज़रूरत है, क्योंकि हम बताएं कि कोल्ड एरा में टेम्परेचर वैसा नहीं था जिससे कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिल सके। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट को हाई एल्टीट्यूड वाले देशों ने, उच्च अक्षांशीय वाले देशों ने, कनाडा और वो जो ऊपर का और नीचे का कंट्री है जहाँ की बर्फ़ जमा रहता है, वो सब अपनाए कि चलिए सूर्य की रोशनी को स्टोर करो और इस तरह का खेती करो। इंडिया में भी कभी कभी किया जाता है, लेकिन जनरली ये ठंडा का मौसम में इंडिया में किया जाएगा जब खीरा उरा का उत्पादन करना होगा तो, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन बनाने के लिए। लेकिन यह क्या है कि हीट को स्टोर करने का एक तरीका है, लेकिन हम इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते। अब जनरली हम आते हैं कि आखिर GHG ग्रीन हाउस गैसेस में लिस्टेड कौन कौन है? तो ग्रीन हाउस गैसेस में जो लिस्टेड है वो आपका सबसे ज़्यादा अगर बात करें
सीक्वेंस से लिख देते हैं, इसको आप नोट करिएगा ध्यान से। ग्रीन हाउस गैसेस GHG, GHG, SG नहीं, GHG, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है? ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है? ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है? तो हम आते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में। सबसे पहले सीक्वेंस में लिखते जाते हैं। सबसे पहले वाटर वेपर, जिसको कि H2O बोलते हैं। H2O को क्या बोलते हैं? WP, वाटर वेपर। WP, वाटर वेपर, इसको वाष्प भी कहते हैं, वाष्प। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा, 50%। कितना? टोटल ग्रीन हाउस गैसेस का 50% वाटर वेपर जिम्मेदार है। दूसरा नंबर पे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एक नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस है, याद रखिएगा, नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस है, नेचुरल, प्राकृतिक रूप से। और इसका हमारे एटमॉस्फेयर में परसेंटेज कितना है? तो 0.03%। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में ये कितना सहयोग करता है? तो ग्लोबल वार्मिंग में करीब करीब 11%, 11-12 का भी रहेगा। तो यही 11-12-13 जो आ जाए, 11-12% ग्लोबल वार्मिंग में योगदान। तो H2O, वाटर वेपर का योगदान 50% टोटल गैसेस का, टोटल ग्रीन हाउस गैसेस का। दूसरा नंबर पर CO2, देखिए जितना 2 वाला है सब लिख दे रहे हैं। H2O, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर N2O नाइट्रस ऑक्साइड, 2 वाला हो गया, H2O, CO2, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तीसरा हो गया CH4 मीथेन, CH4 मीथेन, CH4 मीथेन। तो H2O, 2 वाला याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस। ये बीपीएससी ने क्वेश्चन जब पूछा था तो ऑप्शन लिखा था कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैसेस है। तो आपको बता रहे हैं याद करने का तरीका कि देखिए 2 वाला को एक साथ याद रखिए, 2 H2O, CO2, N2O, फिर 2 3 गो हो गया, फिर CH4 मीथेन, CH4 मीथेन हो गया। और फिर इसके बाद जो है कि ये मेन है, ये मेन है, याद रखिएगा, वाटर वेपर 50% और CO2 ग्रीन हाउस गैसेस, ये नेचुरली ग्रीन हाउस गैसेस इसको कहा जाता है प्राकृतिक रूप में। और पर्यावरण में इसका वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.03%। और ग्रीन हाउस गैसेस में ये योगदान कितना देता है? तो 11%, कहीं आपको 19% भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वही मान के चलिए कि 11, 12, 13 कुछ भी है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हंसाने वाली गैस कहते हैं, जिसको हंसाने वाली गैस कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड का कितना? 6%, नाइट्रस ऑक्साइड का 6% योगदान है। और आपका उसके बाद मीथेन का योगदान, मीथेन का योगदान भी वही 10-11% के लमसम में है। और लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है मीथेन योगदान के मामले में, कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा होगा, मतलब योगदान के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, मीथेन कम होगा। तो कोई बात नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को इसको पहले लिख लेना था, लेकिन ठीक है, याद रखिएगा परसेंटेज की। N2O 6% और मीथेन, मतलब सबसे पहले वाटर वेपर, तब कार्बन डाइऑक्साइड, तब मीथेन, तब N2O। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हम GHG गैस के लिए बारे में पढ़ रहे हैं। और GHG गैस में लिस्टेड, सबसे पहले हम बताएं H2O के बारे में कि H2O वाटर वेपर, ये हीट को एब्जॉर्ब किए रहता है अपने आप में, ठीक है। फिर CO2, फिर आपका CH4, फिर आपका N2O। देखिए हम इसलिए लिखे थे पहले क्योंकि 2 वाला को लिख दे रहे थे, फिर एगो 4 वाला को, ठीक है। तो
ये अप्रोक्स टोटल का 50%, ये करीब मान के चलिए कभी 11 कहेगा कभी 12 कहेगा, तो 18-19% इसको लिख लीजिए। फिर मिथेन को बोलेगा तो ये 11%, 11-12%, और इसको बोलेगा तो 6%। और कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस है। अब बात यहाँ पर ये आता है कि इसके अलावा भी है, तो हाँ है इसके अलावा। उसके बाद आता है ओजोन गैसेस, जिसको CS बोलते हैं। ओजोन के बाद कौन आता है, तो HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा। हम तो जैसे ऐसे याद रखे हैं कि 2 वाला 3 गो और एगो 4 वाला, ठीक है। फिर ओजोन हो गया, और फिर एक हाईकोट, और फिर एक हाईफोर्ट, एक हाईकोट और एक हाईफोर्ट। हाईफोर्ट कहने का मतलब HFC, यहाँ तक याद रखिएगा। इसके आगे लिखते हैं, काटना पड़ेगा इसको। तो हम बताएं कि वाटर वेपर H2O, H2O के बाद CO2, CO2 के बाद CH4, CH4 के बाद N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद ओजोन, CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद हम बोले हाईकोट, HCFC, ठीक है। फिर इसके बाद HFC। तो देखिए, हाईकोट, हाईफोर्ट, कोट, फोर्ट। फिर आपके बाद इसके बाद पैराफ्लोरोकार्बन भी है, पैराफ्लोरोकार्बन। फिर इसके बाद SF6 का नंबर आता है। फिर इसके बाद NF3 का नंबर आता है। तो इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस ये। लेकिन वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, HCFC और HFC, हाईकोट और हाईफोर्ट। तो याद रखिएगा कि दो वाला 3 गो है, और 2 वाला में एक चीज़ और बताएंगे इसमें, और एक 4 वाला है। फिर ओजोन है, फिर हाईकोट है, फिर हाईफोर्ट है, हाईफोर्ट, FORT, फोर्ट। फिर उसके बाद ही जितना है, तो मन है तो इसको याद कर लीजिएगा, नहीं मन है तो देख लीजिएगा। सिर्फ आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जनरली यहीं तक। यही 7 में भी ये वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है कि N2O और NO के बीच में कंफ्यूज नहीं करना है। नया पेज में बताते हैं। आप गलती क्या करेंगे उसे बताते हैं। देखिए, यहाँ पे इसमें कोई गलती नहीं करता है कि चलिए वाटर वेपर तो है ही, CO2 भी होगा, मीथेन को भी जानता है कि चलिए गर्मी, टेम्परेचर बढ़ाता है ये। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या, वैसा हर गैस जो ग्लोब को, हमारा धरती के गोला को गर्म कर रहा है, जो हमारे धरती के गोला को गर्म कर रहा है, वो हर गैस को ग्लोबल वार्मिंग गैस बोलेंगे, GHGS। अब अच्छा है कि खराब है उसका भी जिक्र करेंगे।
कि आप ये मत समझिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों में यही कॉन्सेप्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और ग्रीन हाउस गैसेस हमेशा खराब है। तो हम बता रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस खराब कब है और अच्छा कब है, उसका भी जिक्र करेंगे कि अच्छा है कि खराब है। और इसमें कन्फ्यूजन के बारे में सिर्फ बता रहे हैं कि वाटर वेपर पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप समझते हैं, मीथेन के बारे में भी पता है कि हाँ चलिए मीथेन जो है कि गर्मी उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम जानते ही हैं कि गर्मी उत्पन्न करता है। वाटर वेपर भी जानते हैं कि गर्मी उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आता है कि N2O, जिसको कि नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2O जिसको कि नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, और एक है NO जिसको नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। ध्यान से इसको दिमाग में डाल लीजिएगा, एक नंबर गलती होने से बच जाएगा। कन्फ्यूजन के लिए ऑप्शन में यही डालता है, एकदम यही डालेगा। ऑप्शन में बोलेगा कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, N2O भी डालेगा और NO भी डालेगा, बाकी ये सब तो रहेगा ही। तो इसमें आप छांटना सीख लीजिए कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, जिसको हंसाने वाली गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। ये इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, लगातार जो सीरीज आएगा इसमें बनेगा इसके ऊपर, ताकि आपको बेहतर तरीका से दिमाग में याद रहे। तो हम जब पढ़ते हैं तो हमको पता रखना है कि ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हमको फिर भी हंसते रहना है। ग्रीन हाउस गैसेस तो है, लेकिन हमको उसमें इसके साथ हंसते रहना है। ये ट्रिक है, ये दिमाग में घुसा के इसको इस बात से लिंक कर लीजिएगा। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है, कोई कॉन्सेप्ट से उसको आप अटैच करिए अपने माइंड में, क्योंकि आपका माइंड डायरेक्ट चीज़ों को याद करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट चीज़ को इसको बताइएगा, कोई दूसरा लंद फंद टाइप का बात घुसाइए, तुरंत घुस जाएगा। लेकिन इसको बोलिएगा कि वो ग्रीन हाउस गैसेस तो है दुनिया में, लेकिन हमको फिर भी हंसते हुए रहना है, तो यहाँ से हो जाएगा आपको कि जब नाइट्रस ऑक्साइड, हंसते हुए गैस का मतलब नाइट्रस ऑक्साइड N2O, तो N2O ग्रीन हाउस गैसेस है। अब कन्फ्यूजन का मेन कारण यह होता है कि आपके सामने आप जब पढ़ते हैं तो आपने इस चीज को भी पढ़ा है कि एसिड रेन को पढ़ा है, आपने अम्ल वर्षा को पढ़ा है, एसिड रेन को पढ़ा है, और आप साथ साथ में GHG को भी याद करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को भी याद करते हैं। आप इसको भी पढ़ते हैं और अगले पेज में इसको पढ़ते हैं, और आपका ध्यान रहता है चारों तरफ, इधर उधर 10 तरफ के बात पे, और आप एक तरफ पढ़ते हैं कि GS गैस में पढ़ लिए, लिस्ट में देख रहे थे, लिस्ट में पढ़ लिए कि वाटर वेपर, CO2, मीथेन, N2O, ओजोन, हाईकोर्ट, हाईफोर्ट, फिर बताए थे हाईफोर्ट, फिर पैरा फ्लोरोकार्बन, और फिर बताए थे SF6, और फिर बताए थे NF3। ये हो गया। मेनली आप कंसंट्रेट कीजिएगा यहाँ तक, ये ऑप्शन में टकराने के लिए। तो अब कहने का मतलब कि आप पढ़ने के लिए बैठे, आपका दिमाग भाग रहा है, आपने पहला पेज पे पढ़ा कि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जिम्मेदार वाटर वेपर है 50%, कार्बन डाइऑक्साइड है करीब 19%, मीथेन है करीब 11%, और N2O है करीब 6%। आपका दिमाग चूंकि 10 जगह पे दौड़ रहा है, चूंकि आप एक डेवलप मानव हैं, और आपका दिमाग इस बात के लिए तैयार नहीं होता है कि एक चीज़ पे हम ठहर के रहें, 50 चीज़ को सोचना है, पन्ना सामने खुला हुआ है। और इसी बीच में क्या होता है कि अगला पेज आप पलटते हैं और वहाँ पे मिलता है कि एसिड रेन के लिए जिम्मेदार कौन कौन है, तो सल्फर,
डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सिंगल एन सिंगल ओ, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सिंगल एन एक एन एक ओ, नो नो, सो नो, सो नो, लेकिन सल्फर में 2 ऑक्सीजन, सो नो, सो नो, एसिड एंड सोनो, एसिड एंड सोनो। आपने इसको अटैच करके नहीं पढ़ा और आप अगले पन्ने पर चले गए एसिड एंड, फिर आप अगले पन्ने पर चले गए बायोगैस के बारे में पढ़ लिए, फिर आप अगले पन्ने पर चले गए, फिर आप अगले पन्ने पर चले गए, और आप एक दिन अचानक से एग्जाम में जाते हैं और आपके सामने क्वेश्चन मिलता है कि विच ऑफ दीज आर ओजोन विच ऑफ दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस, और आप जैसे ही देखते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी दिया हुआ है और बाकी सब ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। अब आपका धड़कन तेज, दिमाग कंफ्यूज कि NO2 होगा कि NO होगा। और इस दौरान में अगर आपका किस्मत साथ ठीक रहा, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, पढ़ा था अच्छे से, तो आप इस चीज़ को वहाँ पे अलग कर पाएंगे कि नहीं, ये ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं था, ये अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है, सोनो, सोनो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, सोनो में याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन होता है इसमें, तो SO2 और NO होता है। ये अम्ल वर्षा का कहानी हम बता रहे हैं कि कन्फ्यूजन कैसे होता है। और आप इस चीज के लिए भरसक दिमाग दौड़ाते रहते हैं कि क्या है क्या है, समय का कमी के कारण आप बकबकाहट में मारना है कुछ मार के चले आते हैं कुछ, और एग्जाम से बाहर निकलते हैं और जब गूगल में सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे गड़बड़ी हो गया। तो ये एक्सीडेंट आपके साथ एक घटना घट गया और आपने एक लंबा समय पढ़ने पर दिया और आपका 1 मार्क्स, आपने एक लंबा समय पढ़ने पर दिया और आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो गया। ड्यू टू क्यों? सिर्फ एक चीज के चलते कि 1 मार्क्स कट आउट। क्यों? क्योंकि आपने जब भी पढ़ा तो अपने चेतन अवस्था को जिंदा नहीं रखा और आप इस चीज पर ध्यान नहीं दिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। आपने जिस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि हम ग्रीन हाउस गैसेस में पढ़ रहे हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है जो इसको हंसाने वाली, और हम हंसते हुए ग्रीन हाउस गैस को बर्दाश्त करेंगे। और इसको जब पढ़ रहे थे तो ये सोनो का कॉन्सेप्ट था, सोनो का कॉन्सेप्ट था, सो नो। सल्फर डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन का एटम और 1 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। एसिड रेन क्या होता है इस पर भी एक 10 मिनट का वीडियो आएगा, लेकिन ये चीज़ को सेग्रीगेट करना है। मेरा ये टाइम लेने का मतलब सिर्फ यही है कि आप कन्फ्यूजन से बच जाइएगा। तो पढ़ा हुआ सब रहता है, यू हैव टू, आपका दिमाग इतना इंटेलेक्चुअल है कि आपने सब कुछ पढ़ करके गया है, आप सब कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन आपको जब ऑप्शन में NO और N2O के बीच में कन्फ्यूजन होता है तो आप अब इसमें से जहां आपका किस्मत साथ दिया मार करके आ जाते हैं। लेकिन बात है कि फ़र्क है दोनों में और उस चीज़ को फ़र्क को समझना है और फ़र्क को हम आगे समझाते रहेंगे। आते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तो ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी इस पर और डिस्कशन करेंगे। आप हमारे वीडियो को अगर आवाज़ स्लो लगे, अगर आवाज़ स्लो लगती है तो आप 1.5x पर करके देख सकते हैं, 1.5x पे सुन सकते हैं, सुन सकते हैं स्लो लगे तो। लेकिन जो भी चीज़ बता रहे हैं वो बहुत इन्फॉर्मेशनल होगा और एक दिन आप इस चीज़ को मानने के लिए तैयार होंगे कि आपको जो भी चीज़ बताया जा रहा है वो किसी न किसी रूप में बेनिफिशियल है।
आते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर आगे वीडियो लेकर के इसके बाद। थैंक यू।